नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या आपने अपने दिन के टारगेट लिखे हैं। दिन के टारगेट मतलब किसी भी दिन की शुरुआत से पहले आपको उस दिन का लक्ष्य, उस दिन के टारगेट लिखने होते हैं कि वास्तव में आज के दिन हमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या जानना है, क्या कुछ करना है। अगर आपने लिख रखे हैं अच्छी बात है, नहीं लिख रखे हैं तो लिखने का प्रयास करिएगा। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। कल बिल्कुल जब क्लास का समय हो चुका था उस समय आपकी क्लास कैंसिल हुई थी। उसके लिए तहे दिल से हम माफी चाहते हैं। कुछ आवश्यक, बहुत ही आवश्यक कार्य था, उसके लिए हमें कहीं जाना पड़ा और कल की क्लास नहीं हुआ। आज कोई दिक्कत नहीं है, आज कर लेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले वही अपना पुराना वाला सवाल, दिन के टारगेट कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब लिख तो रखे हैं ना। शौचादि क्रिया करने के बाद सबसे पहला ही कार्य ये होता है कि हमें उस दिन का लक्ष्य लिखना होता है। आज के दिन से हम क्या प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त नहीं करेंगे, ये सब कुछ। कि अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, आज अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस है। करंट अफेयर अगर पढ़नी है तो किस मंथ की करंट अफेयर, या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। उसके साथ साथ मिनिमम 8 से 9 घंटे के अगर दिन के टारगेट है तब हम कह सकते हैं कि हाँ, आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा दिन आपका है। रेखा ठाकुर जी हमारे साथ हैं, अंजू जी हमारे साथ हैं, दिव्यांश जी हमारे साथ हैं, अनुराग जी हमारे साथ हैं, श्रेया जी हैं, जोगिन जी हमारे साथ हैं, दीक्षा जी हैं, नेहा जी हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बरसात का मौसम है, थोड़ी बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अभी दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज बरसात हुई है और बरसात के साथ साथ ना जो जल भराव वाली स्थिति है वो भी होती है। तो अपने घर परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान आपको रखना है, खासकर छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों के साथ साथ जो भी वृद्ध लोग हैं उनका भी ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और उसके साथ रिवीजन हमें उसी तरीके से करना है कि अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है, आज से 7 दिन के बाद उसका रिवीजन, 14 दिन के बाद उस रिवीजन हो पाए तो 21 दिन के बाद। आज कोई टॉपिक पढ़ा है, शाम को ही उसको लेकर नहीं बैठना होता, शाम को उसको लेकर नहीं बैठना होता। हाँ, करंट अफेयर वाली एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर आप ऑडियो के फॉर्म में या फिर किसी भी रूप में उसको सुन सकते हैं, उसको डेली सुन सकते हो, क्योंकि वो डेली होता है, डेली करंट अफेयर अपडेट होती है। फिर लास्ट में 15 दिन के बाद या फिर जब 7 दिन के बाद जो साप्ताहिक करंट अफेयर होती है उसको एक बार देख लिया कि कौन कौन से तथ्य थोड़े से ज्यादा इंपोर्टेंट है, किस किस से सवाल आने की संभावना है, ये सब हमें देखना है। तो आज टेस्ट होगा। हाँ, आज टेस्ट होगा। राजीव जी गुड मॉर्निंग सर, कुमकुम जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। उमाकांत जी हमारे साथ हैं, सुषमा जी हमारे साथ हैं, रुचि जी हमारे साथ हैं और अफरीन बानो जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग जी। अंजू जी हमारे साथ। सर जी एक क्वेश्चन था। अच्छा चलिए, मैंने आपका सवाल पढ़ लिया है अंजू जी, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। कितने सब्जेक्ट को एक साथ कर सकते हैं? अब देखिए, ये भी एक अपने आप में अच्छा सवाल है। चलिए बात करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, राधे राधे, जय हिंद है। हम पढ़ रहे थे मुहावरे और मुहावरे से संबंधित आज मैंने कहा था कि एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। टेस्ट में सबसे पहले तो आपको देखना है कि उस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अर्थ के साथ साथ उसको अपने अनुसार वाक्य में बिठाने का प्रयास करना है। आपको कुछ ऐसे आइडिया देने हैं जो कि बिल्कुल सकारात्मक हो, जिसको हम वाक्य में बिठा सकें। वाक्य में बिठाने के साथ साथ देखिएगा, कभी भी नकारात्मक एग्जाम्पल नहीं देने हैं, ठीक है ना, जो कि किसी स्कीम का विरोध कर रहे हो या फिर किसी सरकार का विरोध कर रहे हो। सामान्यतः ऐसे नकारात्मक जो उदाहरण होते हैं उनसे बचना चाहिए, ठीक है ना, उनसे बचना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। पहला सवाल आपके लिए ये रहा। इस वाले सवाल का यानी इस वाले मुहावरे का सबसे पहले तो आपको अर्थ चयन करना है कि इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ के साथ साथ इसका एक वाक्य प्रयोग बताना है कि इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। पहले आसान से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे टफ पर हम पहुंच जाएंगे, यानी थोड़े से अच्छे मुहावरों पर प्रैक्टिस करेंगे। इससे करते हैं गिग्गी बंधना। गिग्गी बांधना नहीं है। कई बार क्या होता है कि उतारना या फिर उतरना, दोनों में अंतर है। बंधना और बांधना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बंधना शब्द का अर्थ क्या होता है कि सिर्फ उस खुद जो व्यक्ति, वहां पर मानकर चले कोई ए व्यक्ति है, इस व्यक्ति की बात करें कि ये जो घटना है वो इसके साथ हो रही है। और अगर मैं कहूं बांधना मतलब अब ये किसी बी व्यक्ति के साथ घटना हो रही है, यानी अब ये खुद नहीं कर रहा है, ये किसी से करवा रहा है, उसके साथ हो रही है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का रूप होता है बंधना और बांधना में। इसी तरीके के बहुत सवाल होते हैं। गिग्गी बंधना का अर्थ क्या होगा? सर जी कंप्यूटर जी एंड कंप्यूटर जी की श्रीमती जी। अच्छा,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किसी ने कहा कि सर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल या फिर इसका एक वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि सर जो हमारे कंप्यूटर जी के सामने, जो कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी के सामने उनकी घिग्गी बंध जाती है, यानी स्पष्ट ना बोल सकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, यानी इस मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर आपने ऐसा सोचा है कि स्पष्ट ना बोल सकना, स्पष्ट ना बोल सकना यानी बिल्कुल बोलने की स्थिति ही नहीं है, कि क्या कुछ कहा जा रहा है, स्पष्ट कह ही नहीं पा रहे, गिग्गी बंद गई, गिग्गी बंद गई। वाक्य प्रयोग इसका कुछ इस तरीके का हो सकता है, या फिर अगर आपने अपने अनुसार किसी स्थिति को ध्यान में रखकर इसका वाक्य प्रयोग किया है वो भी ठीक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी स्कीम, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी योजना का विरोध करते हुए वो वाक्य प्रयोग नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें जिनका ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, जब परीक्षा का परिणाम आया तो उसकी गिग्गी बंद गई और वह कुछ बोल ही नहीं पाया। जब परीक्षा का परिणाम आता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो परिणाम आने से पहले जो क्या है कि हमारे तो इतना स्कोर होगा, इतना स्कोर होगा, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने उस पूरे ईयर में मेहनत नहीं करी है, पढ़े नहीं हो, तो ये फिर कैसे पॉसिबल है। ठीक है ना। जैसे ही आपके सामने आपका परिणाम आएगा तो घिग्गी तो बंधेगी ही, फिर कुछ बोल ही नहीं पाओगे। यानी जब परीक्षा का परिणाम आया तो उसकी घिग्गी बंध गई और वह कुछ बोल नहीं पाया। ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य में आप मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको इकेरा उद्धरण चिन्ह में बंद कर सकते हैं, और अगर बंद नहीं करना है, आपके पास पूर्णतः स्वतंत्रता है कि उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यानी मुझे बताइए कि यहां पर हमने कहां पर मुहावरे का प्रयोग किया। ये वाला जो वाक्य है, तो इस वाले वाक्य में सर यहां पर हमने इस वाले मुहावरे का प्रयोग किया है, गिग्गी बंध जाना, गिग्गी बंध जाना। तो इसको इकेरा उद्धरण चिन्ह में हम प्रयोग कर सकते हैं, रोक टोक नहीं है, ताकि एक स्पष्ट रूप दिखाई दे कि यहां पर हमने इस मुहावरे का प्रयोग किया है। और मुहावरा है, वाक्यांश होगा, स्वतंत्र तरीके से प्रयोग नहीं होगा, पूर्ण वाक्य भी नहीं होगा, और वाक्य के किसी भी हिस्से में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए तो वाक्यांश है, इसलिए वाक्यांश होगा। एक और सवाल ये रहा, इस वाले सवाल का उत्तर बताइए, इस वाले सवाल का सटीक अर्थ क्या होगा। सवाल क्या है, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। सोचना है आपको, बताना है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, और अर्थ के साथ साथ और क्या, अर्थ के साथ साथ यह भी देखना है कि इसका एक वाक्य प्रयोग कौन सा हो जो कि स्थिति के आधार पर बिल्कुल सटीक हो जाए। रोहन की घिग्गी बंध गई सांप देखकर, रोहन की घिग्गी बंध गई सांप देखकर, ऐसा एग्जाम्पल प्रयोग नहीं करना है। ऐसा एग्जाम प्रयोग कर सकते हैं जब कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं। रोहन की घिग्गी बंध गई सांप देखकर, घिग्गी बंध जाना यानी वो तो देखिए, फिर ये सांप देखकर ना एक तरीके का सहम जाना होगा, सहम जाना यानी एक तरीके का डर का भाव होगा, और डर के भाव के कारण या फिर सहम जाने के कारण हम घिग्गी बंधना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। घिग्गी बंधने का अर्थ क्या होता है कि बोल ना पाना, स्पष्ट ना बोल पाना। अगर जैसे ही आपने सांप देखा तो सांप देखकर आपके मन में भय उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न के साथ साथ आप वहां से भागोगे, आप वहां से तुरंत भागने का प्रयास करोगे, ठीक है ना। वहां से 9-2-11 होने का प्रयास करोगे, जैसे पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, वहां से तुरंत भागने का प्रयास करोगे। घिग्गी बंधना वहां नहीं होगा, ठीक है। जहां पर बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा हो कि भाई परीक्षा का जैसे ही उसने परिणाम देखा, अब वो कुछ फालतू बोल ही नहीं रहा, उसकी घिग्गी बंध गई। ध्यान से एग्जाम्पल का प्रयोग करना है। चिराग तले अंधेरा, तो अगर आपने वो नोट्स पढ़े होंगे जो कि आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, हमने प्रोवाइड कराए थे ये वाले नोट्स। किसी भी विद्यार्थी ने अगर ये वाले नोट्स नहीं पढ़े हैं तब तक तो शायद वो इन वाले सवालों का उत्तर नहीं कर पाएगा। हमने कुछ 250 से 300 ये मुहावरे थे जिनका अर्थ के साथ प्रयोग हमने दे दिया था कि वास्तव में इनका अर्थ क्या होगा, और ये आपको पढ़कर आने हैं। किस किसने पढ़े हैं, पहले तो ईमानदारी के साथ ये बात बताओ, किस किसने पढ़े हैं, किस किसने पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, हाँ तब ठीक है, पढ़े हैं तब अच्छा है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चिराग तले अंधेरा, देखिए कई बार अगर आपने दीपक जलते हुए देखा होगा तो दीपक के आसपास जो चारों क्षेत्र है, चारों तरफ तो प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन दीपक के नीचे रोशनी नहीं होती। दीपक जहां पर है उसके नीचे अंधेरा होता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो व्याकरण लेते हैं वो ये है कि जो सभी की अच्छाई करता है लेकिन खुद की बुराइयों पर काम नहीं करता, जो सभी के लिए अच्छा करता है लेकिन खुद की बुराइयों पर काम नहीं करता, इसलिए उसको बोल देते हैं कि ये चिराग तले अंधेरा है। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या हो सकता है चिराग तले अंधेरा। सर जी पूरा नहीं पढ़े, ये भी ठीक है कि गुरुजी पूरा नहीं पढ़े हैं। इसका अर्थ हो सकता है कि सर अपनी बुराइयों को ना देख पाना, जो अपनी बुराइयों को नहीं देखता और दूसरों की बुराइयों को देखता रहता है,
इसका अर्थ हो सकता है। यानी इसके दो तीन अर्थ हो सकते हैं, यानी डिपेंड करता है कि उस समय आप क्या सोच रहे हैं, उस समय आप क्या सोच। इसका एक अर्थ हो सकता है क्या, कि अपने पास के वातावरण का ठीक ना होना, यह भी हो सकता है चिराग तले अंधेरा, कि अपने जो पास का वातावरण है वो ठीक नहीं होना। उसके साथ साथ अपने अवगुण बुराइयां ना दिखाई देना, यानी अपने अवगुण नहीं दिख रहे हैं और दूसरों के अवगुण या फिर बुराइयों के बारे में हम बात कर रहे हैं। निकट के दोष को ना देख पाना, यह भी एक इसका अर्थ हो सकता है कि निकट का दोष उसको दिख ही नहीं रहा और समाज के दोष को देखने के लिए चला है। याद रखिए यहां पर ना कुछ विद्यार्थी ऐसे एग्जाम्पलों का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन फिर भी वो बाकी के जो मुल्क हैं, जो बाकी के देश हैं, उनको ज्ञान देने चला है। याद रखिए नकारात्मक एग्जाम्पल प्रयोग नहीं होते हैं, खासकर जिस तंत्र का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिस सरकार का, जिस देश की आप सेवा करने जा रहे हैं, उसके बारे में नकारात्मक शब्द नहीं कहने हैं। कोई भी सरकार की स्कीम है, कोई भी योजना है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, उसको ध्यान में रखकर नकारात्मक बात नहीं कहनी है और ना ही कोशिश करिएगा कि सकारात्मक भी बात ना कहें, क्योंकि देखिए दो पक्ष हो सकते हैं। पहला पक्ष क्या है, जो आपका परीक्षक है वो ए और बी दो किस्म का, या फिर एक और हो सकता है जिसको मैंने सी कह दिया है। सी ए पक्ष हो सकता है कि वो किसी गवर्नमेंट के या फिर किसी भी पक्ष को लाइक करता हो। एक तो ये पक्ष है कि सर वो लाइक करता है उस पक्ष को, जो भी गवर्नमेंट है या फिर जो अभी स्कीम है या फिर जिस मुद्दे के बारे में आपने बुराई करी है वो उसको पसंद करता है। अगर वो उसको पसंद करता है और आपने उसमें वाक्य में उसके बारे में नकारात्मक बातें कह दी या फिर कुछ अभद्र तरीके से प्रकट उसको कर दिया है, कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है। दूसरा एक व्यक्ति कौन सा है, दूसरा एक व्यक्ति ये है कि जो सरकार है या फिर जो पॉलिसी है या फिर जो नियम लागू हुए हैं उनके विरुद्ध में है, उनके विरुद्ध में है। तो यहां पर सकारात्मक बात भी करना थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, कि अगर आपने कोई वाक्य प्रयोग में सकारात्मक बात कर दी कि हाँ आप इस स्कीम का समर्थन करते हैं, और ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो उसके थोड़ा सा अपोजिट है, फर्क पड़ता है। इसी को बोलते हैं किस्मत। क्या बोलते हैं, किस्मत, कि मेरी किस्मत खराब रही कि मेरा जो इंटरव्यू है वो उस पैनल में पड़ा, या फिर जो मेरी जो कॉपी है उसमें मैंने तो लिखा तो सही था लेकिन अंक ठीक नहीं आए। ये मुख्य कारण होते हैं। ध्यान रखना कि किसी भी स्कीम या फिर किसी भी योजना का ना तो ज्यादा समर्थन करना है और ना ही ज्यादा तारीफ, न्यूट्रल रहकर वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए, और सी ऐसे व्यक्ति हैं कि सर जिन्हें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों की स्थिति में हम रख सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी ये एकदम से न्यूट्रल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी सरकार के पक्ष में है या फिर किसी के विपक्ष में है या फिर किसी योजना के पक्ष में है या फिर किसी योजना के विपक्ष में, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके माइंड पर एक छवि क्रिएट होगी कि ये जो विद्यार्थी है ये फलानी सरकार का समर्थन कर रहा है या फिर फलानी स्कीम का समर्थन कर रहा है, कहीं ना कहीं इससे घाटा हो सकता है। उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ठीक है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि ऐसा समानता प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि सर निकट के दोस्त को ना देख पाना, ये चिराग तले अंधेरे का एग्जाम्पल हो सकता है, अर्थ हो सकता है। आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल हमने प्रयोग किया है कि वह दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में तो माहिर है, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में तो वह माहिर है, पर खुद की परेशानियों को नजरअंदाज करता है। सची कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। सची क्या कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, कि वह दूसरों की जो खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं, उनको सॉल्व करने में तो वह महारत है, उनको उनका निस्तारण या फिर उनका समाधान करने के लिए तो वह बिल्कुल तत्पर है। लेकिन जब खुद की बात आती है, जब खुद की परेशानियों की बात आती है तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा हो सकता है। बिल्कुल सटीक है, ना तो हमने किसी की बुराई करी है ना ही किसी का पक्ष लिया है, हमने सामान्यता इसका प्रयोग कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते एक और सवाल। इस सवाल का पहले आपको अर्थ देखना है और अर्थ के साथ साथ देखना है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ये एक प्रकार का मुहावरा है, पहले इसका अर्थ बताने का प्रयास करिए, अर्थ के साथ साथ इसका वाक्य प्रयोग देखिए। तो आखिरी वाला मुझे पर जाता है, बिल्कुल लव जी कह रहे हैं गुरुजी जो आखिरी वाला एग्जाम्पल कहा है ना वो मुझ पर जाता है। हाँ, ये देख समानता सभी के साथ है और खासकर ये लड़के लड़कियों दोनों के ही साथ है। अगर आप लड़के हैं, अगर आप लड़कियां हैं और किसी रिलेशनशिप में है या फिर आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है ना, दो बातों का खासकर से ध्यान रखना। पहली बात कि अगर आप लड़के हैं, अगर आप लड़के हैं
तो जो लड़कियां हैं ना, या फिर जिनसे भी आपका दोस्ती है, या फिर आपके घर में आपकी माता है, आपकी बहन है, या फिर आपकी वाइफ है, जो भी है, ठीक है ना, तो लड़कियां को केवल एक चीज चाहिए होती है, जो भी महिला है उनको एक बात चाहिए होती है कि जो भी पुरुष है, या फिर जो भी उनका बेटा है, या फिर जो भी उनका पति है, या फिर जो भी उनका भाई है, वो केवल उनकी बात सुन ले। जब वो बोल रही हैं तो उनको केवल सुन लिया जाए। उनके मन में ये भी इच्छा नहीं होती, लड़कियों के मन में, कि इस बात को आप माने या फिर ना, केवल बात को सुन लें। जिस समय वो कुछ कह रही हैं, जिस समय कुछ बता रही हैं, जिस समय अपने इमोशन व्यक्त कर रही हैं, केवल चुपचाप रहकर, शांत रहकर उनकी बातों को सुनना है। ये लड़कों के लिए है और जरूरी है, जो कि आपको फॉलो करना है अगर एक अच्छी लाइफ चाहिए तो। जिस समय आपकी माताजी, बहन, या फिर आपकी वाइफ, या फिर कोई भी आपकी मित्र कुछ कह रही है, उस समय केवल और केवल शांत रहकर बिना फोन चलाए उसकी बातों को सुनना है और हाँ हूं करते रहना है। लड़कियों, आपके लिए क्या है कि अगर आप महिलाएं हैं तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि जब भी आपके पिताजी या फिर आपका भाई, हालांकि आप भी काम कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं पर काम कर रही होंगी, लेकिन जब जब आप घर में हैं तो पिताजी या फिर घर का कोई ऐसा सदस्य जो परिवार के लिए कार्य कर रहा है, जो कि ये धन अर्जित करने का कार्य कर रहा है, जब वो घर में इंटर करता है ना, तो घर में इंटर करते ही सैड सा चेहरा नहीं चाहिए होता उसे। यानी जिस परिवार के लिए वो मेहनत करके आ रहा है, अगर उसी परिवार के सदस्य उसे दुखी दिखाई दे देते हैं, या फिर आपस में लड़ते हुए प्रतीत होते हैं, या फिर किसी मुद्दे को लेकर बहस हो रही होती है, उस समय नहीं करनी, उस समय नहीं करनी। यानी देखिए, जो भी बाहर कमा रहा है ना, या फिर जो भी बाहर धन अर्जित करने का कार्य कर रहा है परिवार के लिए, तो उसको क्या है, उसको जिस परिवार के लिए वो मेहनत कर रहा है, अगर उसी परिवार के सदस्य दुखी हैं, तो एक तो वह दुनिया से लड़ा है और दुनिया से लड़कर उसने काम किया है, और घर में आकर भी अगर वह लड़ाई देखे ना, ये चीज नहीं। जब जब वो शाम को घर आए ना, तो अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखना कि हाँ सब कुछ ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक स्थिति तो ये है, और दूसरी स्थिति ये है कि जब कोई इंसान या कोई पुरुष घर में आता है और उसके कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ये हो गया, आज वो हो गया। कुछ समय के लिए शांत रहिए, आराम से स्थिति को समझिए। हालांकि बात करना भी है जरूरी, बाद में करिएगा, उस समय नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इस स्थिति को बताइए जरा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ क्या होगा सर? इसका अर्थ हो जाता है कि शर्म के मारे मुंह ना दिखाना। शर्म बहुत आ रही है, हम मुंह नहीं दिखा पा रहे, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा कि शर्म के मारे मुंह ना दिखाना। और इसका वाक्य प्रयोग कैसे हो सकता है? इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है, तुमने जिस तरह से परीक्षा में नकल करते हुए, तुम जिस तरह से परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर हमारे स्कूल का नाम खराब किया है, उससे तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन देखिए, यहां पर कुछ गलत कार्य हुआ है। वो गलत कार्य क्या है? गलत कार्य ऐसा है कि एक विद्यार्थी जो है परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं, हालांकि खामियां तो उनकी भी है, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, या फिर इस व्यक्ति ने ठीक से नहीं पढ़ा होगा जब उन्होंने पढ़ाया होगा, ठीक है, या फिर क्लास में उपस्थित नहीं होगा, कॉलेज छोड़ दिया होगा, बंक मार दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब उसको पकड़ लिया गया तो उसका मैनेजमेंट उससे क्या कहता है कि तुमने हमारे स्कूल का नाम खराब किया है, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो यहां पर इसका प्रयोग सही हुआ है। वाक्य के किसी भी हिस्से में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इस चुल्लू भर पानी में डूब मरने का प्रयोग यहां पर भी कर सकते हैं प्रारंभ में, कि तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने हमारे स्कूल का नाम खराब किया है। ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे का प्रयोग तो वाक्य के किसी भी हिस्से में आप कर दो, लेकिन सामान्यतः जनरली क्या होता है कि लोग अंत में प्रयोग करना पसंद करते हैं, जो कि ठीक भी है, सही भी है, क्योंकि लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा अंत में होता है। तो मुहावरे का भी प्रयोग अगर आप अंत में करते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, किसी भी हिस्से में हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक सवाल और है, इस पर विचार करिए। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, उत्तर बताइए। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, सर जी घर में है ना, आता हो तो पता ही ना। सर जी अगर घर में ना रहते हो तो, मुस्कान जी कह रहे हैं गुरुजी अगर हम घर में ही ना रहें तो घर में ही ना रहें तो जिससे भी आप बात कर रहे हैं या फिर जिससे भी आप
जब अगर घर से कोई फोन वोन आता है तो उनको फील कराने का प्रयास करिए कि हाँ सब कुछ ठीक है, अच्छा कोई समस्या है तो जरूर बात करनी है। ऐसा नहीं कि अगर आप समस्या में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, शर्म के मारे बात ही नहीं कर रहे कि सर हम अपने पिताजी से कैसे बात करेंगे। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी विडंबना है भारत की कि हमने महिलाओं को बात करना नहीं सिखाया। सबसे बड़ी बात, आगे चलकर आपके भी बच्चे होंगे, आप भी माता पिता बनेंगे, तो आपको केवल एक बात देखनी है कि अपने बच्चों को चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए उस पर वो आकर आपसे बात कर पाए, इस काबिल उन्हें बनाना है। ऐसी शिक्षा शुरू से देनी है कि कोई भी परिस्थिति हो। अभी हाल फिलहाल की घटना है, मैं आपको स्थान का नाम तो शायद बताने में असमर्थ हूं और मैं बताना भी नहीं चाहूंगा। अभी एक गांव में घटना हुई और वो घटना कुछ इस तरीके की थी, बड़ी विचित्र थी। वो क्या थी कि एक गांव में एक लड़की थी, एक गांव में एक लड़की थी, उसका किसी अराजक तत्वों ने उसके साथ कुछ गलत किया, गलत हुआ। उस लड़की ने घर पर कहा ही नहीं। उस लड़की ने अपनी ना तो माता से बात कर पाई वो शर्म के मारे, ना ही पिताजी से बात कर पाई, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब इस दुनिया में नहीं। तो ठीक है ना, तो कुछ बातें हैं, अपने बच्चों को शुरू से शिक्षा यही देनी है, कम से कम वो बात कर पाए। कोई भी परिस्थिति हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सबसे बड़ी कमाई है। इस दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब कौन सी है? इस दुनिया की सबसे टफ जॉब मां होना। बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब है, बहुत जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी सभी का एक ही प्रवृत्ति का रहना, उसे कहते हैं जैसे नागनाथ है वैसे सांपनाथ है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा कि दुष्टता में दोनों का समान होना, यानी एक ही प्रवृत्ति का होना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। आगे चलते हैं वाक्य प्रयोग। इसका वाक्य प्रयोग ऐसे हो सकता है कि चुनाव में इन उम्मीदवारों में से किसी एक को भी वोट देना बेकार है। जैसे नागनाथ है वैसे सांपनाथ है, दोनों ही एक जैसे बेईमान है। सामान्यतः जो विद्यार्थी होते हैं वो इस प्रकार के एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर मैंने ना दो वाक्यों का प्रयोग किया ताकि आपको बता पाए कि किस तरीके के एग्जाम्पल प्रयोग करना सही होता है और किस तरीके नहीं। हालांकि इसमें कोई जानकारी नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहां पर एक बुरी बात है कि चुनाव में इन दो उम्मीदवारों में से किसी को भी वोट देना बेकार है। जैसे नागनाथ है वैसे सांपनाथ। हालांकि कोई ज्यादा बुरी बात हमने नहीं कही है, लेकिन फिर भी इससे बचना है कि आप वोट ही ना दें, ऐसा मैसेज नहीं दे देना है। आपको ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि अपनी बात को कहने के लिए कंपनी के मालिक के पास जाओ या मैनेजर के पास जाओ, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ, ये प्रयोग कर सकते हैं। ये हम किसी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर या फिर सामान्य की स्थिति यही होती है, किसी घर परिवार की भी स्थिति यही होती है कि या फिर किसी भी नाते रिश्तेदारों की भी स्थिति यही होती है कि अगर कोई नहीं समझ रहा है बात को, चाहे आप किसी के भी पास जाओ, चाहे उसके पिताजी के पास जाओ, चाहे उसके भाई के पास जाओ, अगर कोई नहीं समझ रहा है तो एक ही प्रवृत्ति के अगर लोग हैं तो कोई भी बात को नहीं समझेगा। इस तरीके के एग्जाम्पल प्रयोग करने से बचना है। हालांकि प्रयोग करते हो तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमने यहां पर कोई ज्यादा तारीफ नहीं करी है, ना ही किसी वोट या फिर किसी राजनेता की बुराई करी है, लेकिन फिर भी बचिएगा। इस वाले एग्जाम्पल का प्रयोग बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिए। आगे चले, एक और सवाल ये रहा, गाड़े का साथी। इसका उत्तर बताने वाले को मेरी तरफ से एक चॉकलेट। इसका वाक्य प्रयोग बताइए, और वाक्य प्रयोग के साथ साथ आपको क्या बताना है, इसका अर्थ बताना है। एक चॉकलेट। गुरुजी बहुत टाइम से देख रहे हैं। सर ये तो बहुत टाइम से देख रहे हैं, हाँ बरो बहुत अच्छी बात है। सर ये सब एक समान होना, बिल्कुल टारगेट विद गौतम जी, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, मुस्कान जी कह रहे हैं यस सर। चलिए उत्तर बताइए। गाड़े का साथी होना, गाड़े का साथी होना। तान्या चौहान जी कह रहे हैं गुरुजी मैं हूं। अच्छा सर उत्तर बताइए इस सवाल का क्या होगा। गाड़े का साथी, गाड़े का साथी यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो संकट में काम आ जाए, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके संकट में आपके साथ। हाँ सर जी, सुख दुख का साथी, बिल्कुल सही है। मुसीबत में साथ देने वाला, बिल्कुल सही है। जो संकट में आपके काम आने वाला हो ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गाड़े का साथी। संकट में काम आने वाला,
क्या कहलाता है, गाड़ी का साथी। और इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, वाक्य के किसी भी हिस्से में प्रयोग कर सकते हैं, किसी स्थिति को आधार बनाकर, या फिर आपके जीवन में भी कोई घटना हुई है, किसी मित्र ने आपकी सहायता करी है, प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल के समय काम आते हैं। जैसे राजेश ने विपत्ति के समय मेरी मदद की, वह सच में गाड़ी का साथी है। बिल्कुल प्रयोग, चाहो तो इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह में बंद कर सकते हो ताकि एक्स्ट्रा बल देने के लिए प्रयोग हो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने इस वाक्य का, इस मुहावरे का प्रयोग सबसे अंत में किया है, किस स्थान पर किया है, कहां पर प्रयोग हुआ है। एक और एग्जाम्पल ये रहा। इस वाले का उत्तर बताइए। कानाफूसी करना, कानाफूसी करी जा रही है। संकट में तो भगवान को याद करते हैं, तनु जी कह रही हैं कि सर संकट में तो हम भगवान को याद करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है कि संकट में जिसमें आपकी आस्था है वो उसको आप याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, तो वो आपका मित्र हो जाएगा। कानाफूसी करना, कानाफूसी, इसका अर्थ बताइए। अर्थ के साथ साथ इसका वाक्य प्रयोग बताइए कि इसका वाक्य प्रयोग क्या हो। पहले सोचिए और सोचने के साथ बताने का प्रयास करिए कि इसका अर्थ क्या हो सकता है और इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है। चुगली करना, अच्छा गुरुजी बुराई करना। देखिए दो विकल्प है, किसी ने कहा है कि गुरुजी चुगली करना और किसी ने कहा है कि बुराई करना। क्या हो सकता है, चुगली करना कि बुराई करना? चुगलखोरी करना। लीजिए एक और आ गया कि सर चुगलखोरी करना, कानाफूसी करना, चुगली करना। अच्छा देखिए यहां पर सोचने का प्रयास करिए। आपने क्या कहा, यही हम गलती करके आते हैं, पता नहीं क्यों फिर अपने अंक कम हो जाते हैं। हालांकि उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन इसके दो पक्ष हो सकते हैं। पहला पक्ष, आपने कहा है कि सर चुगली करना, चुगली, एक सुझाव तो हमें ये मिला। दूसरा मिला क्या कि सर, क्या मिला दूसरा, और क्या है, चुगलखोरी करना। चलिए चुगलखोरी करना, चुगलखोरी करना। अब जरा देखना, ध्यान देना, हमारे सामने जो मुहावरे का प्रयोग हुआ है उसका नाम है कानाफूसी करना। यहां पर एक बात बताइए, कानाफूसी क्या केवल नकारात्मक बातों की हो सकती है या सकारात्मक बातों की भी हो सकती है? कानाफूसी करना मतलब क्या ये जरूरी है कि आपने किसी नकारात्मक बात की ही कानाफूसी करी होगी? कहां कहा है कि आपने केवल चुगली ही करी होगी? किसने कह दिया कि आपने केवल चुगली ही करी है? इस तरीके के एग्जाम्पल यूपीएससी में प्रयोग नहीं होते। हालांकि प्रयोग करते हो तो ठीक है, समानता सही है, लेकिन जब हमारे पास सही शब्द हैं तो सही शब्दों का प्रयोग करिए। चुगली एक नकारात्मक शब्द है और यहां पर किसने कहा कि ये कानाफूसी करके चुगली ही कर रहा है? नहीं। हो सकता है कि कोई गुप्त बात भी हो जो चुगली की तरह प्रयोग नहीं होती हो, उसको चुपचाप से कान में कहा गया है। जैसे अगर हमारे कंप्यूटर जी कहें कि सर जी यहां से स्क्रीन कट रही है, वो साइड में आए, साइड में आकर चुपचाप से हमारे पास कान में कहकर बात चले जाए, इसका मतलब क्या है कि वो कानाफूसी कर रहे हैं, यानी वो चुगली कर रहे हैं। क्या वो चुगली कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो उन्होंने कानाफूसी कर दी है जी, कान में कुछ कहकर चले गए हैं। गुपचुप बात करना, इसका अर्थ क्या हो सकता है? गुपचुप बात करना, गुपचुप बात करना, गुपचुप बात करना इसका अर्थ हो सकता है। अब इसका वाक्य प्रयोग बनाइए। वाक्य प्रयोग के आधार पर फिर आप एक नकारात्मक स्थिति या फिर किसी सकारात्मक स्थिति को प्रकट कर सकते हैं वाक्य प्रयोग के आधार पर, लेकिन अर्थ में चुगली करना सटीक नहीं मानता मैं। सही वो भी है, चुगली करना भी सही है, समानता चुगली करने के लिए कानाफूसी होती है, ठीक है, होती है, लेकिन हमें सटीक का प्रयोग करना है कि हमें गुपचुप बात कर रहे हैं भाई, और क्या है। तो लड़कियां अक्सर कानाफूसी करती रहती हैं, हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, लेकिन केवल लड़कियों को हम बदनाम नहीं कर सकते कि लड़कियां केवल कानाफूसी करती हैं, ऐसा नहीं है। लड़के भी हाँ देखो, लड़के जो है ना वो थोड़े से कम हैं इस मामले में, लेकिन हाँ लड़कियां जो है, हमारी जो माता जी हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है, उनकी बातें कुछ ऐसी होती हैं कि जो मैं भी ना सुन पाऊं। बड़े इतने शालीन तरीके से बोलती हैं, इतने धीरे बोलती हैं कि जो हमारी ताई जी हैं केवल वही सुने। यानी जब वो दोनों साथ बैठती हैं, यानी जो हमारी माता जी हैं और जो हमारी ताई जी हैं, जब दोनों साथ बैठती हैं ना, तो इतने धीमे स्वर में उनकी आवाज होती है कि पता नहीं क्या है, कि कोई पड़ोस वाला ना सुन ले, हम तक को आवाज नहीं आती। बड़ी स्थिति है, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो कानाफूसी करना, गुपचुप बात करना, इसका अर्थ हो जाएगा कर्मचारी बैठक के दौरान अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना को लेकर कानाफूसी कर रहे हैं। इसका बिल्कुल सटीक वाक्य प्रयोग है कि क्या है कि कर्मचारी बैठक, यानी कोई बैठक है,
कोई मीटिंग हो रही है, उसके दौरान वरिष्ठ हो, वरिष्ठ का अर्थ होता है जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी की आलोचना कर रहे हैं। अब यहां पर हमने आलोचना का पक्ष दिया है, इसका अर्थ होता है उनकी खामियां निकालना, ठीक है ना, उनकी आलोचना, उनकी बुराई करना। अच्छा, उनकी आलोचना को लेकर कानाफूसी कर रहे थे, बिल्कुल सटीक वाक्य प्रयोग है गुरुजी। तुम बड़े खतरनाक इंसान हो, ठीक है ना, बड़े खतरनाक इंसान, बड़े खतरनाक कमेंट आ रहे हैं जी तुम्हारे, ठीक है। हे भगवान। चलिए एक और सवाल लिखिए, एक और सवाल ये रहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगा, इसका उत्तर बताइए, इसका अर्थ बताइए। कोई मैंने देखा है जब हम बाजार जा रहे थे तो मैंने, हाँ, गुपचुप बात करना, बिल्कुल सही है, उत्तर बताइए। सर जी आपने असिस्टेंट के साथ गुपचुप बात करना, हाँ बिल्कुल सही है। राजा का गुप्तचर गुप्त समाचार लाया, हे भगवान। चलिए, आगे नाथ ना पीछे पगा, इसका अर्थ क्या है कि जिसके पास इस संसार में अब कुछ ही नहीं है, कोई भी नहीं है, ना तो जिसके आगे कुछ है, ना ही जिसके पीछे कुछ है। यानी हम आसान भाषा में कह सकते हैं जो संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका है, जिसके आगे कोई नहीं है, जिसके पीछे कोई नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, बंधन से मुक्त जिसका संसार में कोई ना हो, बिल्कुल बंधन से मुक्त। और ये सभी लिखे गए हैं यहीं पर, ये नोट से ही लिए हैं, बस इनका वाक्य प्रयोग हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर सोहन कहता है मुझे संपत्ति की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे आगे नाथ ना पीछे पगा, उसके साथ कोई नहीं है, वो बंधन से मुक्त है जिसका संसार में कोई नहीं है, उसे संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं है, जिसका संसार में कोई नहीं है कि मेरे ना तो आगे नाथ है ना ही पीछे पग है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक और सवाल ये रहा, उंगली पर नचाना, इसका एग्जाम्पल हम कंप्यूटर जी पर बना सकते हैं। ठीक है जी कंप्यूटर जी, इसका एग्जाम्पल आप पर बन सकता है, हमारे कंप्यूटर जी पर बन सकता है। उंगली पर नचाना, तो उंगली पर कौन नचाएगा, कंप्यूटर जी की वाइफ। हाँ ध्यान रखिएगा, देखिए ये दो मुहावरे बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक है उंगली पर नाचना और एक है उंगली पर नचाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं उंगली पर नचाना, यानी खुद कार्य नहीं कर रहा है, वह किसी से करवा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है, किसी और के बारे में बात हो रही है। और उंगली पर नाचना, यहां पर खुद के बारे में बात हो रही है कि खुद ही नाच रहे हैं उंगली पर। ठीक है ना, चलिए वश में कर लेना, अच्छा इसका अर्थ हो जाएगा वश में, बीवी की हर बात मानना, अच्छा गुलामी करवाना, अपनी बात मनवाना, किसी को काबू में रखना, अच्छा किसी को काबू में रखना, इशारों पर काम कराना। अरे इसका अर्थ बताइए, इशारों पर काम कराना, ये करना वो करना, इसका अर्थ हो जाएगा इच्छानुसार, इच्छानुसार कार्य कराना, इच्छानुसार यानी अपनी इच्छा के अनुसार। इच्छानुसार कार्य कराना, कार्य करना नहीं, कार्य कराना, क्योंकि यहां पर क्या है, नचाना है, किसी और को अपनी उंगली पर नचाना है। इसका मतलब क्या है, किसी और से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराना है, कार्य करना नहीं है। ठीक है ना, यानी इसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप में प्रयोग होती है। चलिए, उंगली पर नाचना अर्थात इच्छानुसार कार्य करवाना। राहुल ने अपनी चतुराई से सबको अपनी उंगली पर नचाया और अपनी योजना को सफल बना लिया। यानी राहुल ने क्या किया, खुद नाचा नहीं है वो, उसने सभी को अपनी चतुराई से अपनी उंगली पर नचा दिया है और अपने काम को सिद्ध कर लिया। उसका काम भी हो गया, चतुराई भी दिखाई, सभी को उंगली पर नचा भी दिया, बस ये भी सही। उंगली पर नचाने का अर्थ ये है कि मतलब कोई उनकी उंगली पर खड़े होकर नाच नहीं रहा है, नहीं ऐसा नहीं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा रहे हैं। अच्छी बात है, ये हो जाए। एक और सवाल ये देखिए, ये रहा, एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग आपको बताना है कि इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या होगा, एक आंख से देखना,
मेरा दोस्त को मैं मीठी मीठी बातों से उंगली पर नचाता हूं। मेरे साथ भी एक कुछ ऐसे दोस्त हैं। हमारे साथ में एक दोस्त है जिनके कुछ खेत हैं, कहां पर, गुड़गांव में, और उन खेतों के ऊपर बहुत सारी कंपनियां बनी हुई हैं। तो लगभग लगभग महीने का उनका रेंट आता है 10 लाख रुपए। जहां पर उनकी कंपनी, मतलब जिन उनकी जमीन है उसके ऊपर उन्होंने बिल्डिंग खड़ी करी है और वहां पर कंपनियां कार्य कर रही हैं, गुड़गांव की बात है। और उनका रेंट जो है ना, लगभग लगभग 1-1.5 बीघे खेत है और उसका रेंट ही आ जाता है 10 लाख रुपए। और मैं उनको भरपूर मौका देता हूं इनको खर्च करने का, भरपूर मौका। और वो कुछ कार्य नहीं करता है मेरा फ्रेंड, कोई कार्य नहीं करता है, कोई भी कार्य करने की उसको वो बोलता है मुझे क्या आवश्यकता, उसके पास एक थार है, बस उसी से यहां वहां जाना, घूमना फिरना, यही का। और मैं उसको पूरा भरपूर मौका प्रदान करता हूं कि ये पैसे खर्च हो, पूरा भरपूर मौका। ठीक है ना। तो यानी उंगली पर नचाना। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। एक आंख से देखना अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? एक तरफ ज्यादा देखना, सबको समान नजर से देखना, सबको समान मानना। राजकिशोर जी कह रहे हैं गुरुजी सबको समान मानना, और आफरीन जी कह रही हैं कि गुरुजी संदेह होना तो नहीं होगा, संदेह होना तो कैसे हो सकता है? एक आंख से देखना यानी इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा सबको बराबर समझना। और इसका वाक्य प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं? उसने अपनी रिपोर्ट में गलतियां की, उसने अपनी रिपोर्ट में क्या करी हैं? गलतियां करी हैं, लेकिन प्रबंधन ने उसे एक आंख से देखा और सुधारने का मौका दिया। यानी देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं और आपका बॉस आपसे थोड़ा सा नाराज है, आपके द्वारा कोई गलती हो गई, तो उस गलती के दौरान अगर बॉस जो है या फिर जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो समानता क्या करते हैं कि भाई मेरी तुमसे नहीं बनती, फायर, तुम इस कंपनी को छोड़कर जा सकते हो। लेकिन सामान्य नियम क्या है कि जो सभी के लिए नियम है कि भाई चलो 1-2 गलतियां तो समानता होती हैं, माफ किया, क्या किया? माफ किया, लेकिन आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, समानता यही होता है। तो लेकिन इसी चीज को क्या कहते हैं कि सभी को एक आंख से देखा, उनको उसने गलती करी, गलती करने पर उसको निकाल नहीं दिया गया, उसे क्या किया गया कि सुधारने का मौका दे दिया गया कि इसको सुधार लीजिए। सभी उसके लिए तो सभी कर्मचारी एक बराबर हैं, सभी को एक आंख से देखता है। रिपोर्ट में कुछ गलतियां हो गई होंगी, लेकिन प्रबंधन ने क्या किया है? सभी को एक आंख से देखते हुए उसको सुधारने का मौका दे दिया। आगे चलते हैं, एक और सवाल ये रहा। चलिए, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या हो सकता है कि सर अगर ओस को चाटने से प्यास बुझ जाती तब तो क्या ही होता? गुरुजी वेबसाइट के भी कमेंट देख लिया करो। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं गुरुजी वेबसाइट के भी कमेंट देख लिया करो, ये बड़ी दिक्कत। देखिए स्क्रीन जो है ना वो थोड़ी सी छोटी है, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, तो कुछ विद्यार्थी वहां जुड़े हैं, कुछ विद्यार्थी यहाँ। चलिए देखते हैं, हम कोशिश करते हैं। ठीक है ना, बहुत छोटी स्क्रीन है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, एक सीमित कमेंटों की संख्या स्क्रीन पर आ पाती है ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊं। सही, थोड़ी सी लंबी क्लास लीजिए, लंबी क्लास करें। चलिए कोशिश करते हैं, चलिए आगे चलिए। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ हो जाएगा सर इस प्रकार से कुछ कि सर बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत नहीं होती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती अर्थात इन शब्दों से भिन्न अर्थ इसका आएगा, लेकिन इसी भाव को निहित रखते हुए कि बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े काम के लिए किसी विशेष प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती। यानी राहुल ने कुछ छोटे छोटे काम करके संतोष करना शुरू किया। संतोष यानी कि हाँ चलो कोई तो कार्य हो रहा है, लेकिन उसे समझना है कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती और बड़े प्रयास करने होंगे। यहां पर हमने इसका प्रयोग बीच में कर दिया, इस मुहावरे का प्रयोग मध्य में किया है कि राहुल ने कुछ छोटे छोटे काम करके संतोष करना शुरू किया, यानी उसे संतोष हुआ, लेकिन उसे समझना है कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती और बड़े प्रयास करने होंगे। बिल्कुल सटीक प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सटीक प्रयोग किया गया है कि हाँ ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती अर्थात बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, होती है। कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत करना, अक्की जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, एक और सवाल देखिए, ये रहा। एक है सर अन्न ना लगना, अन्न ना लगना यानी कई बार कोई दुबले पतले जो लोग होते होंगे उनकी माता जी बोलती होंगी कि मेरे बेटे को तो अन्न लग ही नहीं रहा, खूब खाता है खूब पीता है लेकिन उसको कुछ अन्न ही नहीं लग रहा।
यानी हष्ट पुष्ट ना होना कहीं ना कहीं। उत्तर बताइए, इसका पहले अर्थ समझाने का प्रयास करिए, वाक्य में प्रयोग बताइए, वाक्य में प्रयोग बताइए, इसका वाक्य में भी प्रयोग बताना है, इसका वाक्य में प्रयोग बताने का प्रयास करना है। सर जैसे देखो मुस्कान जी कह रहे हैं गुरुजी मुझे बोलते हैं घर पर, समानता सभी को बोलते हैं कि हमारे बेटे को तो अन्न जल लग ही नहीं रहा, अन्न लग ही नहीं रहा, पता नहीं कहां जा रहा है। हमारे घर पर तो एक शब्द होता है चराई बोलते हैं क्या बोलते हैं चराई, कि इसकी चराई पता नहीं कहां, ये मोटा ही नहीं हो रहा, इतनी चराई कराई है इसको। चराई मतलब ये चारा से शब्द बना है, किससे बना है, चारा से ये शब्द बना है। चारा शब्द का अर्थ होता है जो कि पशु एक खाते हैं ना, जो पशु होते हैं हमारे घर पर, जो पालतू पशु होते हैं गाय भैंस, उनके लिए जो घास भूस जो आदि आता है उसे बोलते हैं चारा। यहीं से एक शब्द बनता है चराई, जो कि एक प्रकार की क्या है एक प्रकार की क्रिया का काम करती है, कि इसको तो अन्न जल लग ही नहीं रहा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा सर खा पी कर भी मोटा ना होना, खा पी कर भी मोटा ना होना, अन्न ना लगना। वाक्य प्रयोग इसका कैसे बन सकता है, इसका वाक्य प्रयोग बन सकता है कि काम की अधिकता के कारण उसे कई दिनों तक अन्न ना लगा और वह अत्यंत थका हुआ महसूस कर रहा था। इसका बिल्कुल सटीक वाक्य प्रयोग है कि क्या, कि काम की अधिकता के कारण उसे कई दिनों तक अन्न ही ना लगा। काम की समस्या थोड़ी सी ज्यादा थी, काम का लोड बहुत था, यानी जितना उसने खाया उसको कुछ लगा ही नहीं और वह अत्यंत थका हुआ महसूस कर रहा था। ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहो तो अगर आपके मन में भी कोई वाक्य है या फिर कोई स्थिति है जिसके आधार पर आप इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं जो कि इससे भी सही है, तो क्यों ना उसका हम प्रयोग करेंगे। कमेंट के माध्यम से भी सूचित करिएगा, ठीक है। अलग अलग स्थिति हो सकती है, बहुत स्थिति हो सकती है, बहुत स्थिति हो सकती है। मोहन को देखकर उसकी मासी ने कहा इसको अन्न नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल, ये भी सही हो सकता है, इसको अन्न नहीं लग रहा, सूखता जा रहा है, बिल्कुल सही है। ये भी हो सकता है कि मोहन को देखकर उसकी मासी ने कहा कि इसको तो अन्न लग ही नहीं रहा, बड़ा ही सूख गया है, बड़ा सूखता जा रहा है। एक और सवाल ये रहा, चलिए, अटकेगा सो भटकेगा, अटकेगा सो भटकेगा, इसका सबसे पहले अर्थ बताने का प्रयास करना है और अर्थ बताने के साथ साथ फिर इसका वाक्य प्रयोग करना है। मानकर चलिए कि अगर आप किसी ऑनलाइन परीक्षा में बैठे हैं, ऑनलाइन परीक्षा में बैठने के साथ साथ अगर आपने वह परीक्षा दी है या फिर अगर आपने ऑफलाइन भी परीक्षा दी है, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर समय की बर्बादी होती है, यानी जहां पर वो सॉल्व तो होते हैं लेकिन उतने ही समय में आप आगे वाले 10 सवाल सॉल्व कर सकते थे जितने समय में ये एक सवाल सॉल्व हुआ, एक सवाल सॉल्व हुआ। तो कुछ जो अध्यापक गण होते हैं या फिर जो कुछ विद्वान लोग होते हैं वो सुझाव प्रदान करते हैं कि जो सवाल आपको कठिन लगे ना उसको सबसे अंत में करिए, पहले सबसे पहले उन सवालों को अटेम्प्ट करिए जो आप कर सकते हैं, यानी समय की थोड़ी सी बचत करिए। अगर अंत में आपके पास समय मिलता है तो क्या होता है, अंत में इस पर फिर प्रैक्टिस करिए, यानी इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए अंत में इसको। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी पहले ही अपने ईगो पर बात लेते हुए ये कहता कि नहीं इसको जब तक सॉल्व नहीं करूंगा जब तक मैं आगे वाले सवाल पर नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा, सारा का सारा समय यहीं जाएगा, आगे वाले सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। यानी जो अटकेगा सो भटकेगा, जो अटकेगा सो भटकेगा। यहां पर इस स्थिति में, परीक्षा वाली स्थिति में क्या यह मुहावरा प्रयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, चाहो तो कर सकते हो। और यह भी जरूरी नहीं है कि परीक्षा वाली स्थिति में इसका प्रयोग हम करें, किसी और भी स्थिति में, किसी व्यापार की स्थिति में, किसी रिसर्च की स्थिति में, या फिर कोई भी गांव देहात में जो भी घटनाएं घटती हैं जहां पर भी कुछ ऐसा प्रसंग उठता है कि जो अटक गया सो भटक गया, वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसका जो अर्थ हो सकता है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होना, कि सोचते ही रह गए, दुविधा में पड़े हुए हैं या फिर उस पर विचार ही करते रह गए, चिंतन मनन करते ही रह गए और काम हुआ ही नहीं है। जो अटक गया सो भटक गया, गांव देहात में तो कई बार प्रयोग होता है इस मुहावरे का, है ना, कि जो अटकेगा सो भटकेगा, जो सोएगा वो खोएगा, कुछ इस तरीके से भी। जब उसे परीक्षा के कठिन सवालों में फंसने की आदत हो गई, जब उसे परीक्षा के कठिन सवालों में फंसने की आदत हो गई तो उसे समझ में आ गया कि अटकेगा सो भटकेगा और उसने समस्या को हल करने के नए तरीके अपनाए। बिल्कुल सटीक मुहावरे का हम प्रयोग कर सकते हैं।
यहां पर प्रयोग कैसे हो सकता है कि उसे यह पता चल गया है कि उसको कठिन सवालों में फंसने की आदत हो गई है। जो विधि वो अपना रहा है उस विधि के द्वारा उसको कठिन सवालों में फंसने की आदत हो गई है, तो उसको अब समझ में आ गया है कि जो अटकेगा सो भटकेगा, और उसने उन सवालों पर किसी नई विधि के द्वारा, किसी नई ट्रिक के द्वारा, किसी नए माध्यम के द्वारा उसने नए तरीके अपनाए। फिर उसके लिए जो भी सवाल है इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी और ग्रामीण समस्या, या फिर किसी शहरी समस्या, या फिर किसी योजना का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना, योजना, सरकार की कोई स्कीम, सरकार का पक्ष, सरकार का समर्थन, इस तरीके के कोई भी वाक्य का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा, बिल्कुल सही है। चाहो तो प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा किसी और का भी प्रयोग हो सकता है। एक है सर अंजर पंजर ढीले करना। अंजर पंजर ढीले करना, इसका अर्थ क्या हो सकता है? अर्थ तो हमने पढ़ा ही होगा पीडीएफ से, अर्थ तो हमने नोट से पढ़ा ही होगा। इसका भाव क्या हो सकता है, इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? कहीं बहुत बार सुना है हमने कि अंजर पंजर ढीले कर दिए, उसके अंजर पंजर ढीले कर दिए। चलिए, हाँ चलिए, अंजर पंजर ढीले कर देना। मुस्कान जी का एक कमेंट आया कि गुरुजी बहुत पीटना, बहुत मारा। अच्छा, बहुत मारा। राज जी कह रहे हैं गुरुजी बहुत पीटना, अंजर पंजर ढीले कर देना, यानी खूब पिटाई करना, इसका अर्थ हो सकता है। खूब मारना, खूब पीटना, खूब पिटाई करना, बहुत मार देना, हाँ, बहुत पिटाई करना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जैसे मानकर चलिए कि अगर कोई चोर है और वह फोन चुराकर भाग रहा है और रास्ते में लोगों ने उसको पकड़ लिया, तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी? उसके अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। अगर कोई चोर है, कहीं से चोरी कर कर भाग रहा है और उसको पकड़ लिया गया किसी के द्वारा, तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं या फिर जो राह चलती जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो भी उस पर अपना हाथ आजमाने का प्रयास करते हैं, उसके अंजर पंजर ढीले कर देते हैं। ठीक है ना, हाँ, बहुत मारना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यानी बुरी तरह मारना, बुरी तरह मारना, इसका अर्थ हो सकता है। वाक्य प्रयोग इसका, लंबे समय की मेहनत और कामयाबी के दबाव ने उसे ऐसा थका दिया कि उसके अंजर पंजर ढीले हो गए। अब देखिए यहां पर ना इसका अर्थ क्या लिया है हमने, लगभग लगभग दूसरे अर्थ में लिया है। देखिए इसका अर्थ क्या है कि अंजर पंजर ढीले करना, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि बुरी तरीके से मारना। इसका अर्थ दूसरे अर्थ में भी हो सकता है कि बहुत मेहनत करी है उसने, बहुत परिश्रम किया है, बहुत परिश्रम करने के बाद उसके अंजर पंजर ढीले हो गए। उस आधार पर हमने इसका एक वाक्य प्रयोग कर दिया है। चाहो तो आप किसी चोर को, किसी डाकू या फिर कोई भी जो अनर्थक कार्य करता है उसके वाक्य प्रयोग के आधार पर भी इसका हम वाक्य बना सकते हैं कि चोर के अस्थि पंजर ढीले कर दिए, अंजर पंजर ढीले कर दिए। लंबे समय की मेहनत और कामयाबी, कामकाजी के दबाव ने उसे ऐसा थका दिया कि उसके अंजर पंजर ढीले हो गए। बिल्कुल सटीक हो सकता है। आगे चलिए, एक और वाक्य ये रहा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर क्या कर रहे हैं हम? कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या हो सकता है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बिहार की सड़कों पे गाड़ी चलाने से गाड़ी के अंजर पंजर ढीले हो गए। अच्छा, बिहार की सड़कों पर गाड़ी चलाने से उस गाड़ी के अंजर पंजर ढीले हो गए। समानता ऐसे मुहावरों का प्रयोग मत करना, ठीक है ना, मत करना। हालांकि जो भी परीक्षक होगा उसको हंसी तो आएगी आएगी, लेकिन फिर भी उसका फायदा भी हो सकता है। अगर हंसी आई तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, यानी उसके आपके व्यक्तित्व के बारे में उसको जानकारी मिल जाएगी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कई बार क्या होता है कि रोड बहुत खराब है, रोड खराब पर कोई गाड़ी चल रही है, उसके अस्थि पंजर ढीले हो गए, यानी उसके कलपुर्जे ढीले हो गए। हाँ, कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ हो सकता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ये इसका अर्थ है। जब उसने बिना सोचे समझे बड़े पैमाने पर निवेश कर दिया, बिना सोचे समझे बड़े पैमाने पर निवेश कर दिया, तो यह कह सकते हैं कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सटीक वाक्य प्रयोग है, ठीक है। यानी बिना सोचे समझे बड़ा निवेश किया है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं कि उसे
उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, उसे बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलिए, ये इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे मुहावरे हैं, एक बार फिर से इनको पढ़ने का प्रयास करना, एक बार फिर से इनको पढ़ने का प्रयास करना। उसके बाद हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो होंगी जी किसके ऊपर, वो होंगी एक नए टॉपिक के ऊपर। वो किसके ऊपर होंगी, एक नए टॉपिक के ऊपर होंगी, जो कि कौन सा हो सकता है, जो कि हो सकता है जी हमारा निबंध। और निबंध के लिए धैर्य चाहिए होगा हमें, ठीक है ना। निबंध के लिए धैर्य चाहिए होगा कि निबंध किस तरीके से लिखते हैं। निबंध के साथ साथ इसमें लोकोक्ति, उद्धरण, इनका प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता, कहावत का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन सभी को हमें पढ़ना है। लगभग 5 घंटे की क्लास इसकी होंगी आपकी। 5 से 7 घंटे की क्लास हो सकती है, खींचकर 10 घंटे की क्लास हो सकती है। लगातार जो 10 क्लास होंगी वो इसी से संबंधित हो सकती हैं, निबंध से, कि निबंध कैसे लिखते हैं। उसके बाद की जो क्लास होंगी वो होंगी आपकी अनुवाद वाली। कौन सी होंगी, अनुवाद वाली। अनुवाद वाली क्लासेस के लिए हम एक ऐसा कर सकते हैं, कहां गया जी अपना अनुवाद, ये रहा, किधर गया अपना अनुवाद, या फिर पहले गद्यांश कर लें, पहले गद्यांश करते हैं, ठीक है ना। पहले करते हैं गद्यांश, गद्यांश के बाद करेंगे फिर निबंध लेखन, फिर करेंगे अनुवाद, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हमारा ट्रांसलेशन, ठीक है जी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। एक बार इसको और पढ़ने का प्रयास करिएगा, एक बार इसको पढ़ने का प्रयास हमें करना है। पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, कोई सवाल हो तो अभी पूछ लो। कोई सवाल है किसी का, कोई सवाल हो तो पूछ लो अभी, वरना क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। गुरु जी गद्यांश करवाइए। गद्यांश शायद हो सकता है अगली क्लास से शुरू हो जाए, ठीक है ना। पहले गद्यांश ही कर लेते हैं, निबंध को गद्यांश के बाद करेंगे। गद्यांश थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, पहले गद्यांश कवर करते हैं। गद्यांश के उत्तर हम कैसे करते हैं, गद्यांश पढ़ते कैसे हैं और उत्तर लिखने कैसे होते हैं, गद्यांश में से कैसे पढ़ना होता है, इन सभी बातों पर विचार करेंगे। विचार करने के साथ साथ फिर निबंध लेखन पर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, राधे राधे, धन्यवाद।